हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी को मेरे इस YouTube क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। यह वीडियो क्लास बिहार बोर्ड वर्ग 9 गणित अध्याय 2 के बारे में है। अध्याय 2 अर्थात बहुपद पिछले कई वीडियो से चल रहा है। बहुपद में आज हमारा टॉपिक है बहुपदों का गुणनखंडन। गणित विषय का हर वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा, इसलिए आप सब इसे ध्यान से अंत तक देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से यह कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को लाइक भी कर दें। जो विद्यार्थी या गार्जियन या शिक्षक पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो आइए हम अपने विषय को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा टॉपिक बहुपदों का गुणनखंडन है, जिसे अंग्रेज़ी में फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स कहा जाता है। गुणनखंडन या गुणनखंड के बारे में पिछले वीडियो में भी मैंने आप लोगों को कुछ बताया था। आइए हम लोग एक बार फिर उन बातों को दोहरा लेंगे। बहुपदों का गुणनखंडन, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। पहले आप सब गुणनखंड को जान लें। एक संख्या लेते हैं 12, इसे हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं 6 गुना 2। 12 को ही हम लोग 4 गुना 3, 12 को ही हम लोग 12 गुना 1 लिख सकते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं इनमें जितने भी संख्या शामिल हुए, इन सभी को जब आप एक जगह लिख दें तो यह सभी इस संख्या 12 के गुणनखंड हुए, और ये जितने भी हैं इन सभी का गुणज 12 है। तो आसान भाषा में आप लोग गुणनखंड को समझ लिए होंगे। अब आप कुछ और उदाहरण को देखें। यहाँ देखें, इस पहले उदाहरण में एक बहुपद है 2x² जोड़ 2। आप यहाँ देख रहे होंगे कि इसके दोनों पदों में कुछ एक सा है, कॉमन है। कॉमन अर्थात जो सब में शामिल हो। तो आप यहाँ देखें इसके दोनों पदों में कौन सी बात शामिल है। तो देखने से पता चलता है कि 2 दोनों में शामिल है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इस 2 को हम लोग एक जगह लिख दें और इस बहुपद के बाकी को सबको एक जगह कर दें। तो बाकी को ब्रैकेट में कर देते हैं। 2 यहाँ से निकल गया तो यहाँ सिर्फ x² बच गया, और प्लस फिर यहाँ से 2 निकल गया तो 1। चूँकि यह 2 और ब्रैकेट के भीतर के सभी गुणा से जुड़े होंगे, तो हम कह सकते हैं कि 2 को 1 से गुणा करने पर यहाँ 2 होता है। इसलिए जब 2 को निकाल लेते हैं तो यहाँ हम 1 लिखते हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे कि इस बहुपद के अब 2 खंड हो गए। एक खंड यह हुआ, एक खंड यह हुआ। अर्थात इस बहुपद के 2 गुणनखंड हो गए। एक गुणनखंड 2 है और दूसरा गुणनखंड x² जोड़ 1 है। आप दूसरा उदाहरण देखिए, 3x² + 6x। आपको यह देखना है कि इन दोनों पदों में क्या क्या शामिल है जो दोनों में है। जब आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि 3 यहाँ है और यह 3 दूना 6, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। x भी दोनों में है, तो हम लोग 3x को एक जगह कर लेंगे। इन दोनों में से 3x निकाल करके यहाँ लिख दिए, और जो बाकी बचेगा उसे ब्रैकेट के भीतर रख देंगे। यहाँ 3x² में से 3x निकाल देंगे तो केवल x बचेगा, और अगले पद में से जब 3x निकल जाएगा तो 3 दूनी 6, 2 बचेगा, x निकल ही गया। तो इस प्रकार यह कॉमन लिया जाता है। इसे ध्यान में रखेंगे, यह हमेशा आपको काम आएगा। एक और उदाहरण देख लीजिए। यहाँ पर है 2x² - 4x + 10। आप देखेंगे कि इन तीनों में क्या शामिल है। तो x केवल 2 पदों में है, तीसरे पद में नहीं है। 2 देखिए, 2 यहाँ है, 2 दूनी 4, यहाँ भी 2 है, 2 × 5 = 10, यहाँ भी 2 है। तो इसमें से केवल 2 को हम लोग एक साइड करेंगे और ब्रैकेट में बाकी बचे हुए को लिख देंगे। यहाँ से केवल x² बचेगा। घटाओ 2 दूनी 4, 2x और जोड़ 2 × 5 = 10, 5। तो यह भी इस बहुपद का 2 गुणनखंड हो गया। एक यह हो गया, एक यह हो गया। तो गुणनखंड निकालने का एक विधि यह भी है कि कॉमन लेकर के हम लोग गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो क्लास में आप लोगों को बताया था कि भाजक का शून्यक भाज्य में चर के स्थान पर देने पर
शेषफल के बराबर राशि मिलती है। यह शेषफल प्रमेय है। इसे शुद्ध गणित की भाषा में आप इस प्रकार कह सकते हैं कि यदि a कोई वास्तविक संख्या हो तथा x में कोई बहुपद px हो जिसका घात 1 के बराबर या 1 से अधिक हो, तो px को x घटाओ a से भाग देने पर शेषफल pa होगा। जो ऊपर ये बातें लिखी हुई हैं, इन्हीं को यह विशुद्ध रूप में यहाँ पर लिखा गया है। इसका अर्थ केवल यही है कि जब एक बहुपद हो px और कोई दूसरा बहुपद हो x घटाओ a मान लीजिए, तो px बहुपद में x घटाओ a से जब भाग देना हो तो शेषफल क्या होगा? शेषफल होगा x घटाओ a का शून्यक। तो x घटाओ a का शून्यक आप सभी जानते हैं कि इसे x घटाओ a बराबर 0 लिख करके शून्यक आराम से हम लोग पता कर सकते हैं। तो x घटाओ a बराबर 0 देने पर x बराबर a हो जाएगा। चूँकि माइनस a इधर है, इसे बराबर के चिन्ह के दाईं ओर ले जाने पर यह प्लस a हो जाएगा। तो x का मान a हो गया। अब px जो भी बहुपद हो उसमें x के स्थान पर जब हम a देंगे तो pa जो होगा pa वही शेषफल होगा। इस बात को सैद्धांतिक रूप से अधिक जब प्रैक्टिकल में आपको मैं दिखाऊंगा तो इस बात को अच्छी तरह समझ लेंगे। मान लिया कि px है, यही उदाहरण मैंने पहले भी आपको दिया है, x³ घटाओ 3x² जोड़ 3x घटाओ 5। अब इसे भाग देना है x घटाओ a से, x घटाओ 1 से भाग देना है। तो x घटाओ 1 का हम जानते हैं कि इसका शून्यक हो जाएगा, इसका शून्यक हो जाएगा 1। आप x घटाओ 1 बराबर 0 रख करके शून्यक निकाल सकते हैं, शून्यक हो जाएगा 1। तो जब हम p1 निकालेंगे तो यही इस भाग की क्रिया को जब इससे इस बहुपद में इससे जब हम भाग देंगे तो जो शेषफल प्राप्त होगा वही p1 होगा। चूँकि 1 इस भाजक का शून्यक है तो p1 हम लोग निकाल लेते हैं। p1 का अर्थ हो जाएगा x का पावर 3, तो x की जगह पर 1 लिखने पर 1 का पावर 3 घटाओ 3 गुना 1 का स्क्वायर जोड़ 3 गुना 1 घटाओ 5। यह हो जाएगा 1 का क्यूब 1 घटाओ 1 का स्क्वायर भी 1, 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 ही हो जाएगा, जोड़ 3 को 1 से गुना करेंगे तो फिर 3 होगा घटाओ 5। यह -3 + 3 ख़त्म हो जाएगा। तो 1 में 5 घटाएंगे तो -4 बचेगा। यही -4 इस भाग की या जो भाग की प्रक्रिया होगी इसका शेषफल होगा। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पर यदि शेषफल 0 होता, जब भाग की क्रिया में शेषफल 0 हो जाए तो यह भाजक इस भाज्य का यानी बड़े वाले बहुपद का एक गुणनखंड होगा। इस बात को आप फिर से सुन लीजिए और याद रख लीजिए कि इस नियम में जब शेषफल 0 रहेगा तब भाजक भाज्य का एक गुणनखंड होगा। इसे भी मैं पिछले वीडियो में आपको अच्छी तरह से समझा चुका हूँ। अब हम लोग गुणनखंड के कुछ और उदाहरण को देखें। आपके सामने एक उदाहरण है, इसमें एक बहुपद दिया हुआ है 3x² जोड़ 17x जोड़ 24। इसका हम लोगों को गुणनखंड निकालना है। तो इसकी विधि आप पहले जान लें। यह है इस रूप में है ax² जोड़ bx जोड़ c। तो सबसे पहला काम हमारा होता है कि हम a गुना c निकालते हैं। तो यहाँ पर a की जगह पर 3 है और c की जगह पर 24 है। तो 3 गुना 24 बराबर 72। मैंने पहले पद अर्थात 2 घात वाले पद के गुणक को अंतिम पद से गुणा कर दिया और गुणनफल आया 72। अब इस 72 का हम लोग छोटा छोटा गुणनखंड निकालेंगे। जब 2 से इसे भाग देंगे 36 आएगा, 2 तिया 6, 1 बचेगा 12 होगा, 2 छक 12। फिर हम लोग 2 से इसमें भाग देंगे तो 18 दूना 36,
फिर 2 से भाग देंगे, 9 दूनी 18, फिर 3 से लगाएंगे, 3 तिया 9। अब हम लोग इस 72 को कैसे कैसे लिख सकते हैं, आप देखें 72 को हम लिख सकते हैं 36 गुना 2, 18 गुना 4, 18 2 दूनी 4 और 18 को गुना करने पर 72 होगा। और हम लोग लिख सकते हैं 9 गुना 8, यहाँ देखिए 3 तिया 9, 2 दूना 4 दूना 8। और हम लोग लिख सकते हैं 12 गुना 6, 2 तिया 6 और 2 दूना 4 तिया 12। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 24 गुना 3। अब 5 में से 1 2 3 4 5, 5 में से किसी एक को हमें चुनना है। अब किसे चुनना है, ध्यान दीजिए। हमारा प्रश्न है कि इस बहुपद का गुणनखंड निकालना है। इसमें बीच वाले पद का गुणक हम देखें, बीच वाले पद का गुणक है 17। अब इस 17 को आप अपने दिमाग में रखें और इन सभी गुणनखंडों को देखें, इनमें से किस गुणनखंड को आपस में जोड़ने पर 17 के बराबर होता है। तो आप देखिए 36 में 2 जोड़ेंगे तो 38 होगा, 18 में 4 जोड़ेंगे तो 22 होगा, 9 और 8 को जोड़ेंगे तो 17 होगा। तो हमें इस गुणनखंड को लेना है। अब हमारा अगला कदम क्या होगा कि इस 17x को 2 खंड में हमें लिखना है, 9x जोड़ 8x। तो इस प्रकार हम लोग लिखेंगे 3x² जोड़ 9x जोड़ 8x जोड़ 24। अब 3 पद की जगह पर यहाँ पर हमारे सामने आ गया 4 पद। हम लोग ध्यान देंगे कि पहले 2 पद में कौन सी बातें कॉमन है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कॉमन लेना आप लोगों को बताया है। तो आप देखें कि यहाँ से 3 गुणक के तौर पर 3 कॉमन आएगा और x भी कॉमन आएगा। तो 3x जब हम लोग कॉमन निकालेंगे तो इस पद में से केवल x आएगा, बचेगा ब्रैकेट के भीतर, और यहाँ से 3x निकल गया तो 3 तिया 9। अब यहाँ पर बीच में प्लस का निशान है, प्लस का निशान दे देंगे। अब इन दोनों पदों को देखेंगे, इन दोनों पदों में कौन सा कॉमन है। तो देखें x दोनों में नहीं है, 8 देखें 8 और 8 3 24, तो 8 दोनों में है, 8 हम लोग कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से केवल x बच जाएगा और यहाँ पर 8 3 24। अब आप देखें कि x + 3 यहाँ भी है, x + 3 यहाँ भी है, यह बिल्कुल 2 खंड में है। यहाँ से यहाँ तक 1 खंड है और यहाँ से यहाँ तक 1 खंड है, दोनों में x + 3 शामिल है। तो x + 3 को हम लोग एक जगह लिख लेंगे और बाकी जो बच गया उसके दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे, यहाँ 3x जोड़ 8। आप देखें कि यह गुणनखंड हमें प्राप्त हो गया, इस बहुपद का यह गुणनखंड हो गया। आप वीडियो को दोहरा करके इसके प्रोसेस को फिर से बार बार आप देख लेंगे। अब हम सीधा प्रश्नावली 2.4 पर चलते हैं और उसके प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं। यह है प्रश्नावली 2.4। इसका पहला प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x जोड़ 1 है। इसमें 4 प्रश्न हैं, एक एक करके हम लोग हल करेंगे। प्रश्नावली 2.4 का पहला प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x + 1 है। यहाँ पर दिया हुआ है 1 2 3 4, यह 4 बहुपद दिया हुआ है। इससे पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि जब इस बहुपद में x + 1 से भाग दिया जाएगा और शेषफल 0 होगा तो यह साबित होगा कि x + 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है। तो इसके लिए आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि इस भाजक का हम शून्यक मालूम कर लेते हैं। तो भाजक का शून्यक पता करने के लिए हमें इसे 0 के बराबर लिखना होता है। और अब क्या होता है कि x बराबर +1 को दूसरी ओर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, x बराबर -1। यह इस भाजक का अर्थात x + 1 का शून्यक हुआ। अब -1 मान इन चारों में हम देते हैं, x के जगह पर -1 देने पर जिस बहुपद का मान 0 हो जाएगा उस बहुपद का एक गुणनखंड x + 1 होगा। तो एक एक करके हम प्रत्येक में x की जगह पर अर्थात चर की जगह पर -1 देते हैं। पहले में देखिए x क्यों है, -1 x की जगह पर जब देंगे तो -1 का क्यू हो जाएगा प्लस x² मतलब -1 का होल स्क्वायर जोड़ x की जगह पर -1 यहाँ देंगे और +1। अब -1 का तो -1 का क्यू आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, -1 गुना -1 गुना -1। अब -1 और -1 को गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस को गुना करने पर प्लस हो जाता है।
और +1 गुना फिर इससे गुना करेंगे -1 से, तो -1 हो जाएगा। अर्थात -1 का होल क्यूब -1 प्लस -1 का स्क्वायर 1 यहाँ पर मैंने बताया, और -1 यह -1 हो जाएगा और +1। देखिए यहाँ -1 + 1 कट जाएगा, -1 + 1 कट जाएगा, यह 0 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे x + 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है। दूसरा में देखते हैं, यहाँ पर भी x की जगह पर हम -1 प्रस्तुत करते हैं, तो क्या हो जाएगा, -1 का पावर 4 जोड़ -1 का पावर 3 जोड़ -1 का स्क्वायर जोड़ -1 + 1। अब देखें यहाँ पर -1 का पावर जब सम राशि होगा तो +1 उत्तर होगा, जब -1 का पावर विषम राशि होगा तो -1 होगा। तो यहाँ पर यह 1 हो जाएगा, यहाँ पर ये -1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, और यहाँ पर -1 हो जाएगा और +1, ये लास्ट +1। अब देखिए 1 -1 कट गया, +1 -1 कट गया, तो यहाँ पर +1 1 बच गया। तो इससे साबित होता है कि x + 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। अतः x + 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। आप तीसरा को देखिए, यहाँ भी हम x की जगह पर -1 रखेंगे, तो -1 का पावर 4 जोड़ 3x³ 3 गुना -1 का पावर 3 जोड़ 3 गुना -1 का पावर 2 जोड़ -1 जोड़ 1। देखें यहाँ -1 का पावर 4, यहाँ भी वही था, यहाँ 1 हो गया। 3 गुना -1 का पावर 3 तो -1 हो जाएगा, और -1 को 3 से गुना करेंगे तो -3 हो जाएगा। जोड़ देखिए -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ -1 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1 + 1, ये 3 और ये 3 कट जाएगा, ये -1 + 1 कट जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा। अतः यह साबित हुआ कि x + 1 इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। अतः x + 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। अगला देखें हम लोग x³, यहाँ भी -1 देंगे x की जगह पर, तो -1 का क्यूब घटाओ x² -1 का स्क्वायर घटाओ 2 जोड़ √2 और इंटू -1 जोड़ √2। -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर +1, लेकिन पहले माइनस है इसलिए यहाँ भी -1 लिखा जाएगा। माइनस देखिए यहाँ पर -1 से गुना करना है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यही लिखा जाएगा +2 + √2 + √2। यह -1 -2 + 2 और √2 + √2 को लिख सकते हैं हम लोग 2√2। अब ये दोनों तो कट जाएंगे, बच जाएंगे 2√2। अर्थात जब बहुपद 4 में x + 1 से भाग दिया जाएगा तो शेष फल 0 नहीं होगा। इससे साबित होता है, हम लोग लिख देंगे, अतः इस बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। इस प्रकार केवल इस बहुपद का एक गुणनखंड है x + 1, और बाकी दूसरे, तीसरे और चौथे का यह गुणनखंड नहीं है। तो इस प्रकार हमारा यह पहला प्रश्न हल हुआ। अब हम लोग आते हैं दूसरे प्रश्न पर। तो यहाँ पर x + 1 = 0 दे दिए, तो x = -1 निकला।
यह x प्लस 1 अर्थात gx का शून्यक हुआ। अब हम px में यह मान दे करके निकालेंगे कि इसका शेषफल कितना होता है। तो हम लोग को निकालना है p माइनस 1 बराबर 2 इंटू माइनस 1 का क्यूब जोड़ माइनस 1 का स्क्वायर घटाओ 2 इंटू माइनस 1 बराबर माइनस 1 का क्यूब आपको बताया कि माइनस 1 होगा, 2 से गुना होगा तो ये माइनस 2 हो जाएगा, जोड़ माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, या माइनस 2 को माइनस 1 से गुना करेंगे तो प्लस 2 हो जाएगा, फिर आगे है माइनस 1। फिर आप देखिए माइनस 2 और प्लस 2 कट जाएगा, प्लस 1 और माइनस 1 कट जाएगा, यहाँ पर शून्य आ जाएगा, अर्थात p माइनस 1 हमारा शून्य निकला। इससे यह साबित होता है कि gx px का एक गुणनखंड है। इसका सेकंड को देखिए, प्रश्न 2 के सेकंड में है px बराबर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और gx बराबर है x प्लस 2। सबसे पहले हमें gx का शून्यक निकाल लेना है। gx है x प्लस 2, इसको हम शून्य लिखते हैं बराबर में, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 2। अब इस माइनस 2 का मान px में x की जगह पर देने पर हमें प्राप्त होता है p माइनस 2 बराबर एक्स क्यूब की जगह पर हम लिखेंगे माइनस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 2 प्लस 1 बराबर माइनस 2 का क्यूब माइनस 2 गुना माइनस 2 गुना माइनस 2। आप जानते हैं 3 माइनस हो जाने पर माइनस हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, माइनस 8 हो जाएगा, यह माइनस 8 हो गया, और माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस 4, और 3 से जब गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा प्लस 12। 3 को माइनस 2 से गुना करेंगे तो माइनस 6 हो जाएगा और प्लस 1 बराबर 8, 12 और 1 तीनों प्लस में है, तीनों को जोड़ देंगे, 12 और 8 20 और 1 21, 21 घटाओ 6, यह हो जाएगा 15। p माइनस 2 15 निकल गया। यदि यह शून्य होता तब यह साबित होता कि x प्लस 2 अर्थात gx px का एक गुणनखंड है। अभी यह साबित हुआ कि gx px का एक गुणनखंड नहीं है, इसलिए हम लोग लिख देंगे कि अतः शून्य नहीं, यहाँ पर लिख दिए, अतः gx px का एक गुणनखंड नहीं है। तीसरा को देखते हैं। प्रश्न 2 के तीसरे में है px बराबर एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 और gx बराबर x माइनस 3। हमें यह साबित करना है कि gx px का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग gx का शून्यक निकालेंगे। इसके लिए हम लिखते हैं x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3 आ जाता है। अब यहाँ x बराबर 3 को px में हम डालते हैं, तो हो जाएगा p3 बराबर एक्स क्यूब की जगह पर 3 का क्यूब घटाओ 4 इंटू 3 का स्क्वायर जोड़ 3 जोड़ 6 बराबर 3 तिया 9 तिया 27, ये हो जाएगा 27 घटाओ 3 का स्क्वायर 9 और 4 से जब गुना करेंगे तो 36 हो जाएगा, अब प्लस 6 3 9। अब हम 27 और 9 को जोड़ देंगे तो यह 36 हो जाएगा, माइनस 36 बराबर 0। यह 0 आ गया। इससे यह साबित होता है कि gx px का एक गुणनखंड है। तो हम लिख देंगे कि अतः। अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। तीसरा प्रश्न है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है। अर्थात जब हम x माइनस 1 का शून्यक निकालेंगे और उस शून्यक को px में डालेंगे तो वह 0 के बराबर होगा और हम k का मान निकाल लेंगे। तो सबसे पहले x माइनस 1 का शून्यक निकालने के लिए हम लिखेंगे x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 1। अब हम पहले प्रश्न को लेते हैं। x माइनस 1 px का गुणनखंड होने की स्थिति में यह 0 के बराबर होगा जब हम x की जगह पर 1 देंगे। तो हम लिखेंगे इसलिए p1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस k। अब हम 1 जब देंगे
x की जगह पर, तो हो जाएगा P1 बराबर 1 स्क्वायर जोड़ 1 जोड़ k, यह बराबर हो जाएगा 0। 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 1 प्लस k इजिकल टू 0, 2 प्लस k इजिकल टू 0, इसलिए k इजिकल टू -2। 2 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा। यही k का मान हो गया, यह आपका आंसर हो गया। 3 के सेकंड में है px बराबर 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। हम जानते हैं कि x - 1 का शून्यक 1 है। अब हम निकालेंगे p1, यह हो जाएगा 2 × 1 स्क्वायर जोड़ k × 1 जोड़ √2, यह हो जाएगा 0 के बराबर। p1 0 होगा, तो 2 गुना 1 का स्क्वायर 1, तो 2 ही रहेगा। 2 प्लस k × 1 बराबर k प्लस √2 बराबर 0, इसलिए k हो जाएगा 2 प्लस √2 को दूसरी तरफ हम ले जाएंगे तो यह माइनस में दोनों आ जाएगा, तो k बराबर हो जाएगा -2 माइनस √2। अगर इसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे तो यह हो जाएगा 2 प्लस √2, क्योंकि ब्रैकेट से पहले माइनस है तो इसका और इसका दोनों का चिन्ह बदल जाएगा। तो यह हो गया आपका k का मान, यह आपका आंसर हो गया। अब हम तीसरे प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 का तीसरा के थर्ड में है px बराबर kx स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1। हमें यहाँ भी x - 1 का शून्यक 1 इसके चर की जगह पर देने पर देखें कि p1 हो जाएगा k × 1 स्क्वायर माइनस √2 × 1 प्लस 1, यह बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि x - 1 प्रत्येक स्थिति में px का एक गुणनखंड है, तो यह p1 0 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा k × 1 का स्क्वायर बराबर k माइनस √2 × 1 √2 प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर k को छोड़ देंगे और इन दोनों को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो k बराबर हो जाएगा √2 - 1। यहाँ माइनस √2 तो √2 प्लस में हो जाएगा और प्लस 1 तो -1 हो जाएगा। यह k का मान हो गया, यह आंसर हो गया। चौथा को देखते हैं, px बराबर kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k है। हमें पता है कि x - 1 px का एक गुणनखंड है, यह दिया हुआ है हर हालत में, और x - 1 का शून्यक 1 निकाले हैं, इसलिए हम लोग p1 बराबर लिखेंगे k × 1 स्क्वायर माइनस 3 × 1, x की जगह पर 1 देने पर प्लस k, और यह मान हो जाएगा 0 के बराबर। अब देखेंगे 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो यह हो जाएगा k माइनस 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 प्लस k बराबर 0। अब यहाँ k प्लस k हो जाएगा 2k माइनस 3 बराबर 0, 2k इजिकल टू 3, इसलिए k इजिकल टू 3/2। यह आपका आंसर हो गया। या इस तरह का p लिखना है, इस तरह का g लिखना है, यह सब स्मॉल लेटर है, k इस तरह लिखना है। आप ये जान लीजिए कि कैपिटल k ऐसे लिखा जाता है और स्मॉल k ऐसे लिखा जाता है, तो इन दोनों में अंतर करके आपको लिखना है, और p ऐसे लिखना है, g ऐसे लिखना है। यह सब स्मॉल लेटर है, इन्हें कैपिटल लेटर नहीं बनाइएगा। वीडियो अधिक लंबा हो जाने के कारण इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। प्रश्नावली 2.4 का शेष प्रश्न अगले वीडियो में आएगा। आज के बताए हुए सभी बातों को और प्रश्नावली 2.4 के इसमें जितने भी प्रश्न शामिल हुए हैं, आप लोग इनको बार बार देखिए, समझिए और प्रश्नों को खुद से आप हल कीजिए। बहुत जल्द मैं इसका शेष भाग का वीडियो बना करके और आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए हम लोग विदा लेते हैं।